हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामजी दास राठौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत बात करेंगे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट वन, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी मदद करती है। तो मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। यदि आप किसी भी बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आपको कई प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फर्स्ट वन, हेल्पफुल इन प्लानिंग। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो आपको प्लानिंग बनाने में सपोर्ट करती है। जो भी आप प्लान बनाना चाहते हैं तो उस प्लान को बनाने के लिए अकाउंट्स आपको मदद करता है। आपके सेल्स क्या है, कैश रिसिप्ट की क्या पोजीशन है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसके आधार पर आप फ्यूचर के लिए प्लान तैयार करते हैं। सेकंड वन, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो जब आप किसी बिजनेस के बारे में कोई निर्णय लेते हैं, दैट मीन्स कि आपका प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, आपका जो डिस्काउंट प्रोसीजर है, जो आप कैश डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं वो प्रोसीजर क्या होगा। तो ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको अकाउंट्स अवेलेबल कराता है। देन थर्ड वन, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। तो दैट मीन्स कि जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट अपने पूरे बिजनेस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। स्पेशली हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और कॉस्ट हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट रीजनेबल हो। ना तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए। तो कॉस्ट को भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये सारी कंट्रोलिंग सिस्टम भी हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा सपोर्ट मिलता है। द सेकंड मेन पॉइंट है, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग है हमारे लिए वो बेनिफिशियल इस टाइप से है कि वो हमारे को बिजनेस के लिए, बिजनेस से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हमको सिस्टमेटिकली आसानी से मिल जाती है, और एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमारे बिजनेस की हमारे सामने शो अप होती है। देन थर्ड वन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। बिजनेस में हम एट द एंड ऑफ द ईयर ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में एक्चुअल में हुआ क्या है, व्हाट्स अवर प्रॉफिट एंड व्हाट्स अवर लॉस। तो ये प्रॉफिट और लॉस की जानकारी भी हमको हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही अवेलेबल हो पाती है। यदि अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारा इनकम्प्लीट है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो हमें ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। देन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट द्वारा शो होती है, और बैलेंस शीट जो आप तैयार करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनल अकाउंट बनाते समय, एसेट्स और लायबिलिटीज की पूरी पोजीशन आपके जो शो होगी वो बैलेंस शीट आपको बताएगी, जिससे आपके बिजनेस का हेल्थ स्टेटस आपको पता लग पाए। देन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन के बाद है आपका इनेबल्स कॉम्पिटिटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी जब आप करना चाहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना है, चाहे वो आपका सेल्फ बिजनेस से हो या सेम बिजनेस से आप कंपेयर करना चाहते हो, तो इस स्थिति में भी आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए। यदि अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारा अप टू डेट है और पॉलिसी हमारी एक जैसी चल रही है, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि पहले हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन थी और आज हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। देन हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा इनकम टैक्स और अब वर्तमान में जीएसटी लागू किया जा चुका है, तो समय समय पर सरकार को टैक्स की जानकारी भी आपको देनी पड़ती है, और वो टैक्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको कंपलसरी अकाउंट्स ही मदद करेगा। यदि आपके पास लेखा पढ़ी नहीं है तो आप टैक्स का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। देन नेक्स्ट वन जो हमारे पास पॉइंट है वो है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। यदि मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी पार्टी से हमारा, तो उस डिस्प्यूट की स्थिति में कोर्ट में अकाउंट को एज ए एविडेंस के रूप में भी माना जाता है। तो इस तरीके से हम हमारे लिए अकाउंट्स लीगल मैटर्स पर भी सपोर्ट करता है।
देन facilitates sale of business. That means if a business entity is being sold, the accounting information can be utilized to determine the proper purchase price. यदि आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस की आज वैल्यू कितनी है, और उस वैल्यू को कैलकुलेट करते समय आपको स्पेशली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज की पिक्चर आपके सामने क्लियर हो। यदि आप अपने बिजनेस का प्राइस कम या ज़्यादा बताएंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। देन हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस का साउंड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, और समय समय पर हम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बैंक या अदर फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं। तो लोन लेते समय भी जो कंपनी या बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है वो आपके अकाउंट्स को स्टडी करना चाहता है। तो इस तरह आपके प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स आपको लोन दिलाने में भी सपोर्ट करते हैं। देन हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, तो accounting records provide all the information needed to the time of admission of a partner, retirement, death of a partner, and dissolution of a partner of a firm। तो पार्टनरशिप की कोई भी कंडीशन हो, वो सारी की सारी पोजीशंस में भी हमारे लिए अकाउंट सपोर्ट करता है, क्योंकि हमको गुडविल भी कैलकुलेट करना होती है और गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट होती है। तो इस समय आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देन हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। लास्ट वन पॉइंट ये है हमारे पास कि जो आपके बिजनेस में किसी भी टाइप का कोई एरर्स या फ्रॉड्स होता है, तो चूंकि आपने प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को यूज किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस फ्रॉड्स को आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको समय पर शायद सुधार किया जा सकता है और फ्यूचर लॉसेस से बचा जा सकता है। तो अभी जो हमने बात की थी एडवांटेजेस और यूजर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, इसके पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लें। तो फर्स्ट मेन पॉइंट था हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें कुछ सब पॉइंट थे: हेल्पफुल इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। देन सेकंड वन, provides complete and systematic record. Third one, information regarding profit and loss. Fourth one, information regarding financial position. Fifth one, enables comparative study. Sixth one, helpful in assessment of tax liability. Seventh, evidence in legal matters. And eighth, facilitate sale of business. Then ninth, helpful in raising loans. And 10 number, helpful in partnership accounts, and last one, helpful in prevention and detection of errors and frauds। तो इस तरह अकाउंटिंग सिस्टम को यदि हम यूज करते हैं तो ये सारे के सारे बेनिफिट हमको प्राप्त होते हैं। तो हमको प्रॉपरली अकाउंटिंग सिस्टम को हमेशा यूज करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो वो है हमारे लिए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि ये बात सही है कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन तो भी इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हमारे सामने आती हैं। तो उन लिमिटेशंस को भी अपन पॉइंट वाइज समझते हैं। जैसे फर्स्ट वन, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पर भी प्रभावित हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको डाउटफुल डेट्स के लिए परसेंटेज क्रिएट करना है, डेप्रिसिएशन का मेथड सेलेक्ट करना है, तो ये आपका पर्सनल आउटलुक हो सकता है कि आप डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड यूज करें और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए कितना परसेंटेज आप रेज करते हैं। तो इस तरह से पर्सनली जजमेंट आपके अकाउंट को प्रभावित करते हैं। तो ये फर्स्ट आपकी जो लिमिटेशन है वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। तो आपका अकाउंट उन जजमेंट से निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। सेकेंड वन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो जो आपका अकाउंट्स है तो वो आपका जो कंसेप्ट और कन्वेंशंस आपके पुराने बनाए हुए हैं तो उन पर आधारित है, और जो जैसा चल रहा है वही आपको मानना पड़ता है। जस्ट लाइक कि हमारा एक कंसेप्ट है कि हम फ्यूचर लॉसेस के लिए तो प्रोविजन करेंगे लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए प्रोविजन नहीं करेंगे। और इस स्थिति में जो हमारा अकाउंट है तो वो अकाउंट हमारे लिए सही पिक्चर शो नहीं करता है, क्योंकि
इंफॉर्मेशन आपने अधूरी डाली है कायदे से। तो इस तरीके से आपके जो कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं, तो इस तरह से आपके अकाउंट को प्रभावित करती है। देन थर्ड वन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ओनली द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस of a business can be known only when the business is closed down. बिजनेस में जो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा, तो वो प्रॉफिट केवल एस्टिमेटेड है। एक्चुअल प्रॉफिट यदि हमको फाइंड आउट करना है तो बिजनेस को क्लोज डाउन करना पड़ेगा, जो कि रनिंग में संभव नहीं होता है। तो हम केवल एक अनुमान के आधार पर वर्क कर रहे हैं। देन फोर्थ वन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स में जो आप जानकारी दे रहे हैं वो केवल इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स की जानकारी देते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को आप बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, जैसे कि आपकी जो फर्म की लेबर है वो लेबर किस टाइप की है, और जो आप प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट है या सेटिस्फैक्शन ऑफ फर्म्स कस्टमर एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स आप अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं कहीं पर भी, जो कि बिजनेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं। इन क्वालिटेटिव फैक्ट्स को अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है, ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। देन बेस्ड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, और इसी के आधार पर आप अपने अकाउंट्स को तैयार करते हैं। बैलेंस शीट में आप एसेट्स वगैरह को शो अप करते हैं, और अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड या प्राइस लेवल चेंजेस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि रियलिटी में ये होता है कि एसेट्स जिस समय आपने परचेज की थी उस समय उसका प्राइस कुछ और होता है, और मनी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कारण या मार्केटिंग कंडीशंस के कारण उस एसेट्स की प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू होती है, तो उसको हम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। देन अफेक्टेड बाई विंडो ड्रेसिंग, दैट मीन्स कि आप अपने अकाउंट्स को इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं कि जहाँ एक्चुअल पोजीशन को छिपाया जा सकता है, और ये विंडो ड्रेसिंग किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप एट द एंड ऑफ द ईयर आपने माल परचेज किया, वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाया है, या आपने स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, तो इस तरीके से भी आप विंडो ड्रेसिंग को कर सकते हैं। या एक पॉइंट और समझ लीजिए कि मान लीजिए डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना था और डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं किया, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, एसेट्स की वैल्यू भी ज़्यादा दिखाई देगी। तो इस तरीके का विंडो ड्रेसिंग अकाउंट्स में हो सकता है, ये भी हमारे लिमिटेशन में है। देन अनसूटेबल फॉर फॉरकास्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स जो आप तैयार करते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो इवेंट्स पहले हो चुकी हैं उनके आधार पर आपने रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है। Continuous changes take place in the demand of the product, policies adopted by the firm, the position of competitor, etc. As such, the financial analysis based on past events may not be of much uses for forecasting. तो इस तरीके से ये हमारी सारी की सारी लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशंस को हम दोबारा पॉइंट्स वाइज समझते हैं। फर्स्ट वन, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। Second, based on accounting concepts and conventions. Third, incomplete information. Fourth, omission of qualitative information and based on historical cost. Six, affected by window dressing. And seven, unsuitable for forecasting. अगले टॉपिक पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे लिए है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट वन है हमारे पास reliability. The accounting information must be reliable. Reliability implies that the information must be factual and verifiable. आप जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट में इंक्लूड कर रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, और उसको हम वेरीफाई कर सकें, इस तरीके की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी आप डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका प्रॉपर वाउचिंग आपके पास होना चाहिए। देन सेकंड वन, रिलीवेंस। दैट मीन्स कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डेफिसिटेड बाय
फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को आप अकाउंट में शामिल ना करें। जो आपके काम के पॉइंट वाइज जो हैं आपके फैक्ट्स, उनको ही आपको शामिल करना है जिनका आपके बिजनेस से संबंध है। अननेसेसरी आप उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड ना करें। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी आ जाए। देन थर्ड वन, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो दैट मीन्स कि जो अकाउंटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडीज आपसे जुड़े होते हैं, उनको आसानी से वो डाटा समझ में आ जाए कि एक्चुअल में आप अकाउंट के द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इन्वेंट्री, ये सारी की सारी जानकारी, रिजर्व वगैरह कितना क्या है, ये सब जानकारी आप क्लियरली उसमें शो अप करें, जिससे कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं वो समझने योग्य हो और प्रत्येक पॉइंट को क्लैरिफाई करते हो। देन फोर्थ वन, कंपेरेबिलिटी। तो दैट मीन्स कि आप जो अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं वो अकाउंट्स में क्वालिटी होना चाहिए कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। आप कंपेयर कर रहे हैं, एक सेल्फ अपने बिजनेस को कंपेयर कर सकें कि हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किस तरीके से हमने प्रोग्रेस या डिक्लाइन किया हुआ है। और सेकंड वन, यदि हमारा बिजनेस है और सेम बिजनेस अदर कंपनीज का है और हमारी पॉलिसीज उनकी पॉलिसीज सेम है, तो उनको भी हम आसानी से कंपेयर कर सके, इस टाइप का अकाउंटिंग सिस्टम हमको एडॉप्ट करना है। देन फेयरफुल प्रेजेंटेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो एटसेट्रा। तो एस्पेक्ट ये है कि जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए। आप किसी भी तरह का उसमें मिसगाइड ना करें, जो है वो एक्चुअल फैक्ट्स आपके सामने आना चाहिए। देन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है रोल ऑफ अकाउंटिंग। The role of accounting has been changing with the changes in business environment and increasing social demands. Over the centuries, the role of accounting remained confined to the record keeping of financial transactions only. But today's rapidly changing business environment has changed the role of accounting, and it prevents the accounting plays the following different roles. First one जो हमारे पास है वो है रोल ऑफ अ लैंग्वेज। The accounting is used as a language of business because it prepares reports and statements which communicate information regarding the business enterprises. तो एक तरह से ये व्यापार की भाषा बन गया है कि आपके बिजनेस में क्या हुआ है उसको दूसरों को बताने का जरिया है। Second, role of historical record. The accounting is used as a chronological record of all financial transactions in the books of accounts according to specified rules. रूल्स रेगुलेशन फिक्स हैं, उसके आधार पर आप अपने अकाउंट्स को तैयार करते हैं। देन थर्ड वन, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। So it is also regarded as a means of determining the true profit or loss of a business enterprise. ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एंड रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन हमको शो होती है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अकाउंटिंग इज नाउ रिगार्डेड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज इट इज कैपेबल of providing a kind of information which managers and others interested parties required for taking appropriate decision. यदि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समय पर नहीं मिलेगी और सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लास्ट वन, रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज अ सर्विस एक्टिविटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स quantitative financial information which is helpful to the यूजर्स इन डिफरेंट वेज। तो इस तरह से ये आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से आपका रोल ऑफ अकाउंटिंग हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण है। आज एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। हमने 3 लेक्चरों के माध्यम से चैप्टर 1 को समझा है, फाइनेंशियल अकाउंट को हम समझ रहे हैं और मेरा पूरा प्रयास है
कि यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और किसी भी क्लास में आप हैं, आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आपको छोटी से छोटी बात छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बताता समझाता रहूँगा, जो आपको आने वाले समय में काफ़ी मददगार साबित होगी। पूरा बेसिक आपके अकाउंट इन वीडियोज़ में सीरियल वाइज समझाया जाएगा। आप सभी ने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप भी जुड़े रहिए और बाकी अपने दोस्तों को भी जोड़िए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस लाइफ।